चैनल पे। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ ज्योग्राफी का पार्ट 2 चैप्टर लेकर के। जो कल हमने पढ़ाया था उससे आगे का इसमें ग्लोब है और ग्रह का जो है कुछ गति होता है, ये उसमें हमने इंक्लूड किया है। इसके बारे में समझते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम लोग ग्लोब को पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके बाद पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करेंगे। तो देखिए, ग्लोब जो है ये अक्षांश और देशांतर रेखा के कटने से निर्माण होता है। जैसा कि आप इसमें दिख रहे हैं, ये जो समांतर रेखाएं खींची हुई है इसको हम लोग अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अक्षांश रेखा में भी अलग अलग पोजीशन के अक्षांश रेखा का अलग अलग नाम है। जैसे कि ये जो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच खींची गई अक्षांश रेखा है, इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री। ये जो बीचों बीच खींची गई है इसको बोलते हैं 0 डिग्री रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग भूमध्य रेखा या इसी को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। देखिए, पूरा ग्लोब के ठीक बीचों बीच है, यानी कि भूमि के ठीक मध्य में है, इसीलिए इसका नाम भूमध्य रेखा हुआ, ठीक है। यह 0 डिग्री पर है अक्षांश रेखा, इसीलिए इसको कहते हैं विषुवत रेखा, ठीक ना। अब देखिए, जिस प्रकार से ये डिग्री इसका चेंज होगा इसी प्रकार से इस रेखा का नाम भी बदलते जाएगा। एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो ग्लोब का जो ऊपर का आधा पार्ट है इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और ये जो नीचे का आधा पार्ट है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यानी उत्तर की तरफ जो है उसको उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे और दक्षिण की तरफ जो है उसको दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे, ठीक है। फिर इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर उत्तर की तरफ जो पोल है जिसपे ये ग्लोब हमारा टिका हुआ है उसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। यानी नॉर्थ पोल, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे नॉर्थ पोल, ठीक है। फिर इसी प्रकार से दक्षिण की तरफ में जो पोल होगा, ध्रुव होगा, इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। यानी साउथ पोल, ठीक है। अब देखिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के सहारे ये ग्लोब 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ये जो है ग्लोब हमारा 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इस बात को भी आप थोड़ा सा समझ लें। ये जो हमारा ग्लोब है इस तरह से अटका हुआ है 23.5 डिग्री पे। कितने पे? तो 23.5 डिग्री पे। साढ़े 23 डिग्री पे झुकी है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसके ऊपर भी 90 यानी कि 90 अक्षांश रेखा है और इसके दक्षिण भी 90 अक्षांश रेखा है। यानी कि अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 90 ऊपर 90 नीचे 180 और एक ये 0 डिग्री 181 अक्षांश रेखा है, ठीक ना। तो इसका अलग अलग नाम है, लेकिन हमको टोटल नहीं पढ़ना है। इसमें जो महत्वपूर्ण है
केवल उसी के बारे में जानकारी लेना है। जैसे हम 0 डिग्री लिए, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। इसी प्रकार से इसके ऊपर जब बढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री पे 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा होगा, ठीक ना, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है कर्क रेखा। इसका नाम हो जाता है कर्क रेखा। जिसको अंग्रेजी में कैंसर लाइन बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, इससे ऊपर अगर बढ़ते हैं तो 66.5 डिग्री, ये वाली जो रेखा है, ठीक है, इसका नाम हो जाता है आर्कटिक रेखा, आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक रेखा, ठीक है। अब देखिए, ऊपर में उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर है, तो इसीलिए यहाँ लॉजिक फिट करना है कि आर्कटिक महासागर से जो सटी हुई अक्षांश रेखा है वो उसी के नाम पर है, यानी आर्कटिक रेखा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे जब आप दक्षिणी ध्रुव के पास देखेगा तो यहाँ पर अंटार्कटिका महादेश है, जिसके नाम पे इस रेखा का नाम हो जाता है अंटार्कटिका रेखा। तो अब नीचे की तरफ भी देखते हैं अक्षांश रेखा को। जिस प्रकार से ऊपर वाले अक्षांश रेखा को उत्तरी अक्षांश के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा होगा उसको हम लोग दक्षिणी अक्षांश के नाम से जानेंगे, यानी उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश। तो दक्षिणी अक्षांश में भी 23.5 डिग्री है, लेकिन इसका नाम अलग है। ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हुआ, इसका नाम हो जाता है मकर रेखा। ठीक है। फिर देखिए, दक्षिण में भी 66.5 डिग्री पे है अक्षांश रेखा, ये वाली लाइन, तो इसका नाम हो जाता है अंटार्कटिका, जो कि अभी आपको हमने बताया है। अंटार्कटिका रेखा, ठीक है। यहां पे देखिए आर्कटिक है, यहां पे आर्कटिक रेखा हो गया और यहां पे अंटार्कटिका रेखा हो गया, ठीक ना। इस दोनों में अंतर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऊपर में आर्कटिक महासागर है इसीलिए आर्कटिक रेखा, और नीचे में अंटार्कटिका महादेश है दक्षिणी ध्रुव के पास, इसीलिए अंटार्कटिका रेखा, ठीक ना। ठीक मध्य में है तो भूमध्य रेखा। तो देखिए, इसके अलावे भी कुछ और बात है ग्लोब से, जिसको देखते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लोब में कुल अक्षांश रेखा कितनी है, तो वो देखिए क्या होता है। कुल अक्षांश की अगर बात करें तो उसका आंसर अलग हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि कुल अक्षांश रेखा, तो इसका आंसर फिर अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग होगा, ठीक ना। इसमें देखिए क्या होगा वो भी आप देखिए थोड़ा सा। इस दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग अलग होगा, ठीक ना। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए क्या होगा। दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर अलग होगा। अब देखिए, अक्षांश की अगर बात करेगा, कुल अक्षांश, ठीक ना, तो इसमें हो जाएगा आपको 90 ऊपर, ठीक है, यानी 0 डिग्री से ऊपर, फिर एक 0 डिग्री वाला आता है और फिर नीचे का 90, यानी कि 90 90 और +1 मिला के 181 हो जाता। कुल अक्षांश की संख्या हो जाएगा 181। जबकि कुल अक्षांश रेखा अगर पूछे आपको तो इसमें 2 कम होगा,
क्यों 2 कम होगा वो आपको हम बताते हैं। देखिए क्यों 2 कम होगा, 179 होगा। अक्षांश रेखा, रेखा की जब बात होगी ना, तो यहां पर जो उत्तरी ध्रुव पर जो है एक अक्षांश, उत्तरी ध्रुव पर जो एक अक्षांश होगा और दक्षिणी ध्रुव पर जो एक अक्षांश होगा वो रेखा नहीं है, क्योंकि वो एक बिंदु है केवल 90 डिग्री वाला जो होगा, ठीक ना, बहुत नगण्य है, तो इसलिए उसको अक्षांश रेखा में नहीं गिना जाता है, लेकिन वो अक्षांश है, ठीक ना। तो इसीलिए जब अक्षांश की बात आएगा, अक्षांश की संख्या, ठीक ना, तो इसमें 181 होगा, लेकिन जब अक्षांश रेखा की बात होगा तो दोनों ध्रुव वाला जो नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे है अक्षांश, उसको नहीं काउंट किया जाएगा, इसलिए इसमें 2 कम हो गया, इसलिए इसमें क्या हो गया कि 2 माइनस हो गया, ठीक ना। तो आप देखिए 179 हो गया, ठीक है। ये एक लॉजिकल बात है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए आते हैं अब इससे संबंधित कुछ और बातें। इस पे जैसे कि ग्लोब पे अक्षांश रेखा समानांतर खींची गई है, इसी प्रकार से देशांतर रेखा भी खींचा जाता है, लेकिन वो समानांतर नहीं होता है बल्कि कर्व लाइन होता है, टेढ़ी रेखा होती है, ठीक ना। तो इस तरह से अक्षांश और देशांतर के कटने से ग्लोब का निर्माण होता है, ठीक ना। अक्षांश और देशांतर के कटने से आपस में ग्लोब का निर्माण होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जिस प्रकार से हम देखें अक्षांश रेखा, उसी प्रकार से अब हम देशांतर को भी देख लेते हैं, ठीक ना। तो अक्षांश की संख्या आप देख लिए, अब देशांतर की संख्या देखिए कितना होता है। तो देखिए देशांतर रेखा जो है ना, ये पूरब की तरफ होता है 180 और पश्चिम की तरफ भी होता है 180, ठीक है। यानी कि पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा और एक होता है पश्चिमी देशांतर रेखा। पश्चिमी देशांतर रेखा, ठीक है। दोनों का संख्या देखिए अलग अलग होता है, ठीक है, अलग अलग नहीं एक ही होता है, यानी कि 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कुल देशांतर रेखा आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोनों को अगर आप जोड़े तो कुल देशांतर रेखा हो जाएगा। तो कुल देशांतर कितना हो जाएगा, कुल देशांतर की संख्या ये हो जाएगा आपको 180 और 180 मिला के टोटल आपको 360 हो जाएगा, यानी 360 टोटल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी पूर्वी देशांतर की संख्या अगर आपसे पूछे तो 180, फिर आपको पश्चिमी देशांतर की संख्या पूछे तो 180, अगर आपको कुल देशांतर रेखा की संख्या पूछ ले तो हो जाएगा 360, 360। यहां से 3-4 क्वेश्चन बनता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। पूर्वी देशांतर मतलब जो पूरब की तरफ होगा, पश्चिमी देशांतर मतलब जो पश्चिम की तरफ होगा, ठीक ना। जिस प्रकार हमने अक्षांश में देखा था, जो 0 डिग्री से उत्तर की तरफ था तो उसको हम लोग उत्तरी अक्षांश रेखा कहते थे, और जो दक्षिण की तरफ था उसको हम लोग दक्षिणी अक्षांश रेखा बोलते थे, ठीक ना। यानी डायरेक्शन के आधार पे है। जब आप डायरेक्शन को देखिएगा ना तो उसमें होता क्या है कि ऊपर में हमेशा उत्तर होता है, ऊपर में हमेशा उत्तर होता है, यानी कि ये नॉर्थ है जिसको हम लोग उत्तर बोलते हैं, और ये साउथ है जिसको हम लोग दक्षिण बोलते हैं, ठीक है। और ये है ईस्ट,
ईस्ट मतलब पूरब, पूर्व, ठीक है। और ये है वेस्ट यानी पश्चिम। ठीक है, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी जो हमारा राइट हैंड होगा इधर ईस्ट होगा, पूरब होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। अब अगर आपसे देखिए यहाँ पर भी 23.5 डिग्री है, यहाँ पर भी 23.5 डिग्री है, तो फिर अंतर क्या हुआ, है ना। कैसे समझेंगे कि कौन सा 23.5 डिग्री वाला अक्षांश रेखा के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी नाम से इसको अलग किया जाता है। जैसे आपसे अगर पूछ ले इसको अगर बोलना हो तो हम इसको कहेंगे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा का क्या नाम है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो 23.5 डिग्री तो नीचे भी है, तो इसके बारे में अगर पूछना होगा तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा पूछेगा, ठीक ना। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा मकर रेखा हो जाएगा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा हो जाएगा, ठीक ना। इतना बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से फिर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आर्कटिक रेखा हो जाएगा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा अंटार्कटिका रेखा हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके आगे देखिए कुछ और बात है जिसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला इससे टॉपिक है जुड़ा हुआ, जो हमने इससे पहले सोलर सिस्टम पढ़ा था, उसी में ग्रह के बारे में बताए थे, ठीक ना। तो पृथ्वी भी एक ग्रह है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है। जब आप ग्रह की परिभाषा पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले अंडाकार पिंड, अंडाकार पथ पे जितने भी पिंड चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का, वो सभी के सभी क्या है, ग्रह हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो पृथ्वी है ना, ये भी अंडाकार पथ पर चक्कर लगा रहा है सूर्य का, ठीक है। और आप ध्यान रखिएगा कि जितने ग्रह हैं उसमें केवल 2 ग्रह को छोड़ करके बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की तरफ चक्कर लगाता है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है, घूमता है, केवल 2 को छोड़कर, यानी इसका अपवाद है 2। अपवाद कौन है, जितने ग्रह हैं वो सभी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है, लेकिन इसका अपवाद है 2 है। अब देखिए अपवाद में कौन कौन है उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। अपवाद में देखिए एक तो शुक्र है, यानी कल जो हम क्रम बैठाए थे इस तरह से, है ना, कल जो क्रम बैठाए थे 8, उसमें से शुरू से जो दूसरा ग्रह है, शुरू से दूसरा था कौन, तो शुक्र था। बुध के बाद जो शुक्र था ये शुक्र था। और प्लस में अंतिम से जो दूसरा देखे थे, है ना, अरुण वरुण था लास्ट में, तो अंतिम से जो दूसरा था अरुण, ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो उल्टा घूमता है, उल्टा खोपड़ी का आदमी है ये दोनों, इसीलिए इसका अलगे है डायरेक्शन। ये दोनों जो है ना उल्टा घूमता है। कैसा घूमता है, उल्टा, यानी कि ये दोनों पूरब से पश्चिम घूमता है। ध्यान रखना है, ये दोनों पूरब से पश्चिम घूमता है। अब देख लीजिए अपवाद में है, यानी कि सभी ग्रह जितने ग्रह हैं वो ज्यादा ई दोनों को छोड़ करके, शुक्र को और अरुण को छोड़ करके बाकी सभी पश्चिम से पूरब की तरफ घूमता है। इसलिए यहाँ पे पूरब में सूर्योदय होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है। लेकिन ये दोनों जो पगला टाइप का है, ठीक ना, इसमें पश्चिम में सूरज उगता है, पश्चिम में सूर्योदय,
और पूरब में सूर्यास्त। जैसे हम लोग बोलते हैं किसी को कि क्या बात है, आज पूरब में सूरज डूबा है, पश्चिम में सूरज उगा है, तो ये बात सही है, लेकिन वो पृथ्वी पे नहीं, वो कहाँ पे, शुक्र पे और अरुण पे, उसके लिए सही है। अगर कोई इस ग्रह का व्यक्ति होगा, शुक्र का और अरुण का, और अगर वो बोल रहा है कि भाई पश्चिम में सूर्योदय, तो उसके लिए सही बात है, गलत नहीं है, ठीक है। और देखिए पूरब में सूर्यास्त, ठीक ना, ये आप ध्यान रखिएगा। यानी शुक्र ग्रह पे और अरुण ग्रह पे, ठीक ना, उल्टा पुल्टा होता है सूर्योदय और सूर्यास्त। उल्टा पुल्टा कैसे, तो हम लोगों को जैसे पृथ्वी पे रहते हैं तो हम लोगों को पूरब में सूरज उगता है, पश्चिम में डूबता है, लेकिन शुक्र ग्रह पे क्या होगा, तो पश्चिम में सूरज उगेगा और पूरब में जाके डूबेगा। तो ये एक आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि वो दो कौन से ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा में करता है, विपरीत दिशा करने का मतलब पूरब से पश्चिम, तो वो होगा कौन सा, ये दोनों, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ग्रह यानी पृथ्वी के बारे में अगर बोल दे कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस डायरेक्शन में करता है, तो वो होगा आपको क्या चीज, पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक ना। ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। केवल दो ग्रह को छोड़कर बाकी सभी पश्चिम से पूरब घूमता है। फिर देखिए इसमें अरुण का एक और विशेषता है, अरुण जो है ना सबसे ज्यादा झुकी हुई है, इसीलिए उसको लेटा हुआ ग्रह भी कह देते हैं। यानी सबसे ज्यादा अगर झुका रहेगा समझ लीजिए वो लेटा हुआ है, ठीक ना। इसके लिए हमने एक ट्रिक भी फिट कर दिया है कि अरुण दारू पी के लेटा था, है ना, अरुण क्या था, दारू पी के लेटा हुआ था, यानी लेटा ग्रह है कौन, अरुण है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आते हैं अगला नेक्स्ट स्लाइड में, ग्रहों की गतियां, ठीक है, ग्रहों की गतियां। अब देखिए ग्रह में जो है ना दो प्रकार की गति होता है। ग्रह में कितने प्रकार की गति, तो दो प्रकार की गति। एक होता है घूर्णन गति और एक होता है परिक्रमण गति, ठीक ना, एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। इस दोनों को समझना है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति क्या है, इसको समझिए थोड़ा सा। तो देखिए पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा लगाती है, पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा लगाती है, ये पृथ्वी है, इस प्रकार सूर्य की परिक्रमा लगाएगी, ठीक है। और आपको पता है कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर भी जो है घूमती है, ठीक ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पोल पर, ठीक ना, ये पृथ्वी रोटेशन करती है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी, ठीक ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे घूर्णन गति। लेकिन यानी कि अगर पृथ्वी इस तरह से घूम रही है अपना जगह पे, ठीक ना, तो उसको कहेंगे घूर्णन गति, उसको बोलेंगे क्या चीज, घूर्णन गति। जो कि 24 घंटे में लगभग पूरा कर लेती है, जो कि 24 घंटे में पूरा कर लेती है, यानी कि 23 घंटा 58 मिनट और 56 सेकेंड। 23 घंटा 58 मिनट और 56 सेकेंड, लगभग इसको 24 घंटा मान लेते हैं, लगभग इसको मान लेते हैं कितना, तो 24 घंटा। चौबीस घंटा मतलब एक दिन। लेकिन इसका एग्जैक्ट आंकड़ा ये है, ठीक ना, एग्जैक्ट आंकड़ा
23 घंटा 58 मिनट 56 सेकेंड है। इसको 24 घंटा मान लिया गया है एक दिन, ठीक है। कि एक दिन में जो है ना, एक दिन में जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, इसीलिए इसको दैनिक गति भी कहा गया है, ठीक ना। इसलिए इसको दैनिक गति भी कहा गया है, यानी कि घूर्णन गति को ही हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं। एक दिन में घूम लेता है इसीलिए, ठीक ना। फिर जब देखिए आप पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा लगाएगी तो इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, तो इसको हम लोग कहेंगे परिक्रमण गति। सूर्य का जब परिक्रमा लगाएगी तो इसको बोलेंगे परिक्रमण गति, ठीक है। अब ये देखिए क्या होता है, इसी को हम लोग कहते हैं वार्षिक गति भी, इसी को वार्षिक गति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये समझिए कारण, क्योंकि देखिए इसको घूमने में जो समय लगता है ना, ये जो इस तरह से घूम रहा है, इसको पूरा घूमने में एक वर्ष यानी कि 365 दिन, 365 दिन और प्लस में 6 घंटा एक्स्ट्रा लग जाता है। 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम लोग केवल 365 दिन को गिनते हैं। ये जो 6 घंटा होता है ना, इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं कि एक साल में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, जिसको परिक्रमण गति कहते हैं। 365 दिन एक साल में काउंट कर लिए, लेकिन 6 घंटा को छोड़ दिए। यही 6 घंटा प्रत्येक साल जो हम छोड़ रहे हैं, 6 घंटा, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए 4 साल बाद, कितने साल बाद, 4 साल बाद ये 6 चौके 24 घंटा हो जाता है। यहां से आप देख लीजिए 6 चौके 24 घंटा हो गया, और 24 घंटा मतलब फिर एक दिन बढ़ जाता है। 24 घंटा जैसे हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक दिन बढ़ गया। 24 घंटा मतलब एक दिन एक्स्ट्रा, जो कि हमको लीप ईयर कहलाता है। तो 4 वर्ष पे हो जाता है क्या चीज, लीप ईयर। ठीक है, जिसमें कि एक दिन जो यहाँ पे बढ़ा है ना, एक दिन, ये जो एक दिन बढ़ गया यही हो जाता है फरवरी महीना का 29 दिन। ये जो एक दिन बढ़ा ना, ये फरवरी में 29 का हो जाता है। जो आप देखते हैं कि 4 साल पे फरवरी 29 आता है डेट, ये यहाँ पे मेन इसका कारण है। लीप ईयर जो होता है 4 साल पे, जिसका जन्मदिन 29 फरवरी को हुआ, वो 4 साल बाद बर्थडे मनाएगा, या जिसका विवाह 29 फरवरी को हुआ वो 4 साल के बाद अपना एनिवर्सरी मनाएगा। क्योंकि 29 फरवरी हर एक महीना आता नहीं है, वो केवल लीप ईयर में आता है। और आपको पता है लीप ईयर वही होगा जिसमें 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। जैसे कि 2020 अगर आप लीजिएगा 4 से विभाजित हो जाता है, अगर आप 16 से इसमें लीजिएगा तो 4 से विभाजित हो जाता है। इसी तरह से जो भी ईयर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उसको लीप ईयर कहते हैं। ठीक है, तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है। ये जो हम लोग 6 घंटा जो एक्स्ट्रा समय लेती है ना पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करने में, इस 6 घंटे को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। केवल बोलते हैं कि 365 दिन में पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करती है, जिसको हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, यही 6 घंटा 4 साल बाद मिलके 24 घंटा हो गया, और यही 24 घंटा मतलब एक दिन बढ़ गया, जो कि फरवरी महीना में 29 दिन का हो जाता है। इसीलिए 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप क्लियर रखिए। आगे देखिए, ग्रहों की गतियां। ठीक है, इसमें अभी आपको हम यही चीज बताए जो पीछे स्लाइड पे बताए कि ग्रहों की गति में 2 टाइप की गति होती है। ठीक ना, 2 टाइप की गति होती है, जिसमें कि घूर्णन गति, जिसको हम लोग दैनिक गति कहते हैं क्योंकि एक दिन में पूरा कर लेता है अपने अक्ष पे। ठीक ना, फिर एक बताए परिक्रमण गति,
जो कि एक वर्ष में पूरा करता है, इसीलिए वार्षिक गति। यानी जो एक दिन में 24 घंटा में पूरा करेगा एक दिन में, तो इसलिए दैनिक गति। जो एक वर्ष में पूरा करेगा 365 दिन में, इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज, तो वार्षिक गति। एक वर्ष हुआ तो इसको बोलेंगे वार्षिक गति। लेकिन ध्यान रखना है 6 घंटा इसमें एक्स्ट्रा होता है। तो ये रहा आज का कॉन्सेप्ट, ठीक ना। इसके बाद हम लोग फिर इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे। एक बात और आप ध्यान रखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है पृथ्वी वाले से। जैसे कि आप देखिए, अब देखिए इसमें होता क्या है, ये जो अभी आपको हम देशांतर रेखा वाली बात बताए थे, देशांतर रेखा जो इस तरह से आपको हम बताए थे, इसमें देखिए होता क्या है कि एक डिग्री देशांतर पे, ठीक ना, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति 1 डिग्री देशांतर पूरब की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ, ठीक ना, तो यहां पे होगा क्या कि पूरब जाने पे ना 4 मिनट प्लस हो जाएगा, 4 मिनट प्लस होगा, यानी कि बढ़ जाएगा। ठीक है, 4 मिनट क्या होगा, प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसी प्रकार से अगर कोई पश्चिम की तरफ जा रहा है, ठीक ना, यानी कि 0 डिग्री देशांतर जो है, 0 डिग्री जो देशांतर होगी, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होगी ना, उससे अगर कोई पूरब की तरफ जा रहा है, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर जिसको हम लोग प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, प्रधान रेखा कहते हैं, जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, प्रधान रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, ठीक ना। यहीं से जो है ना, ये जो है समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है, समय का निर्धारण यहीं से किया जाता है। इसमें आप देखिए 4 मिनट का अंतर होता है, यानी कि पूरब के तरफ जाने पे 1 डिग्री पूरब जाने पे 4 मिनट बढ़ेगा, जबकि 1 डिग्री पश्चिम की तरफ जाने पे, ठीक है, पश्चिम जाने पर 4 मिनट घटेगा। 4 मिनट घटेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम लोग अगर समय निकालते हैं तो भारत का जो समय है और इंग्लैंड का जो समय है, इसके बीच आपको 5.5 घंटे का अंतर देखने को मिलेगा, ठीक ना। वो क्या होता है कि देखिए, भारत जो स्थित है ना, वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर है। भारत जो स्थित है वो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। तो इससे ये मतलब हुआ कि जब 1 डिग्री पूरब जाने पर 4 मिनट का अंतर होता है, तो आप देखिए 82.5 से अगर आप 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक ना, तो देखिए 82 गुना 4 कीजिए, ठीक है, तो हो जाएगा आपको 328, प्लस ये जो आधा है, आधा को भी अगर कीजिएगा तो 2 और हो जाएगा, ठीक ना। तो 28 2 30 हो गया, यानी कि 330 ये मिनट हुआ। 330 क्या हुआ, तो ये मिनट हुआ है। इसको जब आप घंटा में बदलिएगा, ठीक ना, तो इसमें आपको भागा देना होगा 60 से, तो ये 0 0 कट गया, ठीक है, और इसमें आपको 5 घंटा, आप देखिए यहाँ पे, इसको जब भागा लगाइएगा तो इसमें होगा 5 घंटा 30 मिनट, या इसको हम लोग 5.5 घंटा बोलते हैं,
ठीक है, इसको हम लोग 5.5 घंटा बोलते हैं। तो ये 5.5 घंटे का अंतर होता है, यानी कि इंग्लैंड में अगर 12 बजे का दिन है तो भारत में 5:30 बजे शाम होगा, वो यहीं से, ठीक ना, क्योंकि भारत जो है 82.5 डिग्री पे स्थित है। फिर अगर कोई पश्चिम देशांतर वाले देश है तो वहां पे उसको हम लोग माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे? तो 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है। अगर पश्चिम में है तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और उसको घटा लेंगे, और अगर पूरब में है तो उसको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो आज के चैप्टर में हम इतना ही जानेंगे। इसके बाद फिर आगे होगा, हिस्ट्री का वीडियो आएगा, फिर ज्योग्राफी का आएगा, फिर पॉलिटी का आएगा, ऐसे 2-4 करके अदल बदल के हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक ना, चैप्टर वाइज। तो थैंक यू आप सबों का देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।